सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। अनित्यश्च अयम कारणतः, और ये अनित्य इसलिए भी है कारण होने से। व्यंग्यत्वे बाधकम उक्त्वा, माने इसको व्यंजक मानने पर शब्द उत्पन्न नहीं होता है, अव्यक्त होता है, इस पक्ष मानने में दोष दिखा दिया है। व्यंजकत्व बाधकम उक्त्वा, उस पक्ष में बाधक को कह करके संप्रति अनित्यत्व हेतुमः, शब्द अनित्य क्यों है ये अपने पक्ष सिद्ध करा। भी नित्य पक्ष को, अव्यक्ति पक्ष को खंडन कर लिया। अब अपने पक्ष में शब्द नित्य है क्योंकि उसमें हेतु बताया, क्योंकि अनित्यश्च अयम, ये शब्द अनित्य है क्योंकि कारणतः, कारण होने से। कैसे? कारणतः मन उत्पत्ति है दृष्टत्वादिति शेषः, कारणतः माने इसको उत्पत्ति देखे जाने से, क्योंकि इसका कोई कारण है, नित्य पदार्थ कोई कारण नहीं होता है। उपलभ्यते ही भेदी दंड संयोगादिभ्यः प्रादुर्भवन शब्द है, शब्द तो हुआ तो कारण देखा जा रहा है। भेद दंड आदि का संयोग, अभिघात या विपाटन रूपी विभाग आदि, ये कारण देखे जा रहे हैं। मैं वो ध्वनि को ले रहा है, वही उदाहरण देता है। जो आत्मा के अंदर कहने की इच्छा हुई, मैं इस विषय को कहना चाहता हूँ, उसका कारण बताओ। फिर उसने बुद्धि को दे दिया, तब बुद्धि किन शब्दों में कहना, किस रूप में कहना, किस क्रम से कहना, किन वर्णों में व्यक्त करना, साधु शब्द, असाधु शब्द, साधु भाषा, असाधु भाषा, सबका निर्णय करके फिर तो अव्यक्त करता है। अंतिम परिणाम को शब्द बोलता है। उससे पहले तो दो स्थानों पर शब्द का अस्तित्व रहा है, बुद्धि में और आत्मा में। अब उसको मानता ही नहीं, उसको ना मानते हुए अपना सिद्धांत स्थापित करता है। उपलभ्यते ही भेरी दंड संयोगादिभ्यः प्रादुर्भवन शब्द है तथा च उत्पत्ति मत्वाद, इसे उत्पन्न होने कारण से अनित्योयम, इसलिए अनित्य है। यद्वा अथवा कारणतः इति कारणवत्व हेतु उपलक्ष्यति, माने कारणवत्व रूपी हेतु, माने कारण वाला होने से, कारण वाला होने से, कार्य होने से यह अनित्य है, नित्य नहीं है। भाष्यकार कह रहे हैं सोयं शब्द कारणतश्च अनित्य, कारण वाला होने से भी अनित्य है, न केवलम सतः लिंगाभावात्, केवल सतः होने से अनित्य ये नहीं, क्योंकि सत्ता वाला होने से अनित्य है कहा था, जो सत्ता वाला वो अनित्य है। और लिंगाभावात्, लिंग ना होने से भी, नित्य वैधर्म्याच्च, इन हेतुओं से भी इसका अनित्यत्व सिद्ध किया। केवल इनसे ही नहीं, कारणतश्च, चकार से ये भी एक कारण है उसके नित्यत्व में। ननु च कारणवत्वं शब्दस्य स्वरूपासिद्धम, अरे शब्द का कारण है, कहाँ सिद्ध हो जाए? इसका स्वरूपतः कोई सिद्धि नहीं होती, ऐसा कोई आक्षेप करे तो। ननु च कारणवत्वं शब्दस्य स्वरूपासिद्धत्वम आह न च असिद्धम, या सिद्ध नहीं है, इसका कारण सिद्ध है। क्यों? विकारात्, क्योंकि शब्द को विकार देखा जाता है। शब्दस्य कारणवत्वम असिद्धम इति न वाच्यम, शब्द का कारण स्वरूपतः असिद्ध है, ये नहीं कहना चाहिए आपको। क्यों? तीव्र मंदादि भावेन विकारस्य दर्शनात्, कभी शब्द तीव्र रहता, कभी मंद रहता, और कभी बहुत ही मंद रहता। तो मंद मंदतर मंदतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, इस प्रकार की तारतम्य भेद शब्द में देखा जाता है। ये इस प्रकार भेद का देखा जाता है जब अनित्य हो। नित्य में कैसे देखता? अव्यक्त होता तो दीपक जला दिया तो सब दिखाई देते ना, ये थोड़ा दिखाई देगा, वो ज़्यादा दिखाएगा, ऐसा रहता कभी। जितने पदार्थ प्रकाश के अंदर सब दिखाई देते हैं। तो वैसा ही यदि अभिव्यक्त होता तो इसे भी सबको समान रूप से सुनाई देनी चाहिए, समान रूप से अभिव्यक्ति होनी चाहिए। पर ये तारत्व मंदत्व, तारतम्य भाव कहाँ से आया? इसका मतलब ये अभिव्यक्त नहीं होते, उत्पन्न होते है ना आदर्श में। शब्दस्य तीव्र मंदादि भावेन विकारस्य दर्शनात् भेरी दंडाभिघातस्य तीव्रतया तीव्रस्य
माने तीव्र गति से भंडेरी भेरी दंड का आघात तीव्र गति होने से शब्द भी तीव्र, और मंदतया भेरी दंड के अभिघात मंद होने का से मंद से शब्द से उपलब्ध। तीसरा कारण के कारण गुणपूर्वक कहा, कार्य गुण दृष्ट है तो स्पष्ट है, उत्पन्न हो रहा है, कार्य है। नहीं अभिव्यंजक, ये जो अभिव्यंजक पक्ष लेते तो तीव्रत्वादि अधीन अभिव्यंग्य तीव्रत्वादि, तो नहीं अभिव्यंजक तीव्रत्वाद्यधीन, ये तीव्रत्वादि के अधीन अभिव्यंग्य नहीं होता। अभिव्यंग्य तीव्रत्वादि माने अभिव्यंग्य तीव्रत्वादि अभिव्यंग्य है। तीव्रत्वादि अभिव्यंग्य में कहने योग्य है, उत्पन्न करने योग्य है, और जो अभिव्यंजक होता है वो तीव्रत्वादि के अधीन नहीं है। प्रकाश से वस्तुओं का अभिव्यक्त होता है, वो तीव्रत्वादि के अधीन नहीं है, वो माने तीव्रत्व मंदत्व नहीं रहता उसके अंदर। तथा च कारणतः विकारात् का, इस प्रकार से कारण से विकार होने से अनुमीयते जाना जाता है जन्योयम, ये जन्य है, उत्पाद्य है, न तो अभिव्यंग्य, ये अभिव्यंग्य नहीं है, मन नित्य नहीं है, अनित्य है। इतना ही नहीं, अभिव्यक्तो दोषात्, अभिव्यक्त मानने पर बहुत सारे दोष हैं, दोष होने से यह अभिव्यक्त नहीं है, नित्य नहीं है, उत्पन्न होता है, अनित्य है। ननो व्यंजकस्य एव अयं महिमा यत् तीव्रमन्दादि भावेन अभिव्यनक्ति भेरीदण्डाद्यभिः अभिहतः वायुः एव तीव्रः मंदश्च तथा प्रत्ययम् आधत्ते। ये जो अभिव्यक्त करने वाला उसकी महिमा है, जो कि शब्द में तीव्रत्व मंद देखें, शब्द तीव्र मंद तो नहीं होता वो, और ये शब्दत्व तीव्रत्व मंदत्व रूपी गुण कहाँ था, इसके किसकी महिमा है, ये अभिव्यंजक की महिमा। कोई धीरे से बोलता है, कोई जोर से धार के बोलता है, हाँ, कोई वीणा धीरे से बोलती है, और हाड़ आदि ढोलक आदि उनका अपना अपना स्वभाव है, वो उनकी महिमा है, ना कि शब्द का। शब्द एक ही है, अभिव्यंजक वो पूर्व पक्ष है। ननु व्यंजक से एवं महिमा, ये तो व्यंजक की महिमा है, व्यंजक के कारण तो है। यत जो कि तीव्र, जिससे तीव्र मंदादि भावेन, तीव्र मंदादि भाव से अभिव्यक्ति, जो कि तीव्र मंदादि के रूप में अभिव्यक्त करता है, भेरी दंडादि के अभिहत होने पर वायु एवं वायु ही तीव्र होता है, मंद होता है। तथा प्रत्यय आधाते, उस प्रकार के प्रत्यय को लेकर के ही इस समाधान के रूप में कहा अभिव्यक्त। अभिव्यक्ति पक्ष किसी न प्रकरण आप सिद्ध कर भी दो तो उसके अंदर बहुत सारे दोष हैं, उन दोषों से आप बच नहीं सकते। दोषात् प्रत्यय शब्द से अभिव्यक्तो, शब्द को अभिव्यक्त पक्ष में समान देशानां समानेन्द्रिय ग्राह्याणां प्रतिनियत व्यंजक व्यंग्यत्वं दोषः स्यात्, ये एक दोष दिया। शब्द के अभिव्यक्ति पक्ष में समान देशानां, समान देश में, एक ही देश में, समान इंद्रिय ग्राह्याणां, एक ही इंद्रिय के द्वारा गृहीत हों, माने दीपक जला दिया, हम वहाँ खड़े पदार्थ में, जितने पदार्थ हम देखने के लिए, समान देश में, समान इंद्र के द्वारा, उन्हीं इंद्र के द्वारा, कोई कम दिखने वाला, कोई ज़्यादा दिखने वाला वो व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति, समान इंद्रिय, और एक ही व्यक्ति एक ही इंद्रिय से गृहीत होने वाले जो घटपटादि पदार्थ हैं, वे प्रतिनियत व्यंजक व्यंग्यत्वम, हरेक के लिए प्रतिनियत व्यंग्यत्व, व्यंजक व्यंग्यत्व नियत है, माने हरेक पदार्थ एक ही व्यंजक से होते हैं। एक घड़े को देखने के लिए अलग प्रकाश, अलग दीपक, कपड़ा को देखने के लिए अलग, कुर्सी को देखने के लिए अलग व्यंजक, ऐसा होता। पर शब्द में एक शब्द के लिए ढोलक, एक शब्द के लिए वीणा, एक शब्द के लिए आदमी, एक शब्द के लिए पशु, एक शब्द के लिए पत्थर, एक शब्द के लिए पानी, इसके अभिव्यंजक तो अलग अलग है। यदि अभिव्यक्ति होती है शब्द की तो अभिव्यंजक है कि होता है?
तो समानेन्द्रिय ग्राह्यानाम प्रतिनियत व्यंजक व्यंग्यत्वम, प्रतिनियत व्यंग्यत्व एक ही रहता, जबकि शब्द में वो नहीं है, इसलिए दोष है? न च तादृशानां प्रतिनियत व्यंजक व्यंग्यत्वम कचित् दृष्टम, पर शब्द में इस प्रकार है प्रतिनियत व्यंग्यत्व, व्यंग्य का व्यंजक नहीं है। माने इस शब्द के लिए एक अमुक कोई एक व्यंजक है ऐसा नहीं है, हर एक एक शब्द के लिए अलग अलग व्यंजक है, एक एक शब्द के लिए अलग व्यंजक है। तो व्यंजक होता तो ऐसा थोड़ी होता। उत्पन्न कहेंगे तो बहुत सारे अलग उत्पादक हैं, उनके अनुसार कार्य भी अलग हैं, तो ये तो वहाँ कोई दोष नहीं आएगा। पर अभिव्यक्ति पक्ष में तो, अभिव्यक्ति पक्ष में जहाँ जहाँ अभिव्यंजकत्व देखा जाता है अन्यत्र, वहाँ अभिव्यंजक एक ही होता है। पर इस प्रकार का एकत्व यहाँ शब्द में नहीं है, इसलिए तो अभिव्यंजक नहीं मान सकते। इतना ही नहीं, किसी दीपक से कमरे के अंदर जितनी वस्तु रखी हुई है उन सबकी अभिव्यक्ति होती है। एक घड़ा है, एक कुर्सी है, दोनों की अभिव्यक्ति हो गई ना। इसकी अभिव्यक्ति किसको तो कभी दबाता है? नहीं दबाता ना। या इसकी अभिव्यक्ति हो तो उसके वो अभिव्यक्त ना हो, ऐसा करता। इन दोनों का भी कार्य का भाव होता। जितने पदार्थ अभिव्यंग्य होते हैं सब एक दूसरे में कोई बाध्य बाधक भाव नहीं है। पर जबकि शब्द में है, एक शब्द अभिव्यक्त हुआ फिर दूसरे अभिव्यक्त को नाश कर देता है। एक शब्द दूसरे को नाश होता ना, कैसे? शब्द परंपरा का छोड़ दो कि भेरी दंड का आघात कर दिया और उसके बगल में ढोलक बजा रहा है एक आदमी जोर जोर से, और उसके बगल में वीणा बजा रहा है, तो वीणा का शब्द सुनाई देना चाहिए ना? सुनाई देता? अरे दोनों शब्द अभिव्यक्त हो रहे हैं, अभिव्यंजक दोनों के हैं, दोनों से अभिव्यक्ति हो रही है, पर उपलब्धि दोनों की नहीं हो रही है। दीपक जलाएं, घट दिखाई दें, पट ना दिखाई दें, ऐसा नहीं होता। और जबकि यहाँ पर अभिव्यंजक दोनों है, आदि दोनों अभिव्यक्त, दोनों की अभिव्यक्ति भी हो रही है, पर उपलब्धि एक ही की हो रही है। माने ढोलक के शब्द से वीणा का शब्द अभिभूत हो गया। कोई जोर से शोर मोर मचा रहे हैं, फोन आया, थोड़ी शब्द और बोलते, क्यों? तुम्हारा फोन का कान में लगा दिया तो उसको सुनाई देना चाहिए ना, उस शोर से तुमका संबंध है। तो अभिभव कैसे हो रहा है? दोनों स्वतंत्र हैं। प्रकाश को थोड़ी बोल रहे हैं, अभिव्यंग्यों में, अभिव्यंजकों में नहीं। एक दीपक से जो प्रकट हुए उनमें परस्पर कोई अभिव्यंग्य पदार्थों में बाध्य बाधक भाव नहीं रहता, पर शब्द जो अभिव्यक्त हुए हैं उनमें परस्पर देखा जाता है कि अभिव्यंजक ढोलक भी है, अभिव्यंजक वीणा भी है, दोनों से शब्द उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के बाद ढोलक शब्द ने वीणा के शब्द का नाश कर दिया, सुनाई नहीं दे रहा, ये बोलोगे ना? तो दोनों में कैसे विनाशक विनाश भाव हो, कार्यकार भाव हो रहा है। तो अभिव्यक्ति पक्ष माने पर यह भी एक दोष है, न्याय दर्शन में आया है। और साथ में और एक दोष दिए वहाँ, क्या है? और बहुत सारे हैं। व्यंजक के अभाव में भी व्यंग्य रहता। दीपक प्रकाशक ना हो तो भी दिखाई दे पदार्थ ऐसा रहता। अभिव्यंजक के अभाव में अभिव्यंग्य नहीं रहते, अभिव्यंजक के होने पर अभिव्यंग्य अवश्य दिखाई देते। अभिव्यक्ति में ये नियम है, परंतु शब्द को अभिव्यक्त माने अभिव्यंजक के अभाव में भी शब्द देखा जाता है। कुल्हाड़ी से जंगल में कोई आदमी लकड़ी को मार दिया, देख लिया दूर से खड़ा आदमी, एक आदमी ने देखा कि उसने कुल्हाड़ी से लकड़ी पर प्रहार किया, पर शब्द सुनाई नहीं दिया। फिर दोबारा मारने के लिए कुल्हाड़ी फिर उठाया, तब उसको सुनाई दिया। जब आघात हुआ शब्द की उपलब्धि उसके नहीं हुई, जब आघात हुआ तब वो नहीं हुआ, जब आघात नहीं हो रहा था तब शब्द की उपलब्धि हुई। तो अभिव्यंजक का जो आघात था उसके अभाव में भी शब्द की उपलब्धि हुई ना उसको। ऐसा कभी होता दीपक जला दिया, थोड़ी देर के बाद दिखाई दे पदार्थ, ऐसा होता नहीं। प्रकाश होते सब दिखा देते, पर यहाँ ऐसा भेद दिखाई दे रहा है। इसमें शब्द अभिव्यक्त नहीं होता, उत्पन्न होता। उत्पन्न होने में अंतर है, वहाँ पर शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द उत्पन्न होकर वहाँ से यहाँ तक आने में समय लगता, इसलिए कालांतर सुनाई दिया, इसकी सिद्धि होती है। पर अभिव्यक्त हुआ बोलोगे तो कितनी ही दूर में देख लो तुरंत सुनाई देने चाहिए शब्द।
बादलों में बिजली चमकती है तो दिखाई देता, पर उसका गड़गड़ाहट है बाद में सुनाई देता। अभिव्यक्त पक्ष मानते हैं तो जैसे प्रकाश बिजली अभिव्यक्त हुई उसी समय शब्द की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो अभिव्यंग्य के अभाव में भी अभिव्यंग्य की उपलब्धि हो रही है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई अभिव्यक्ति अभिव्यंग्य भाव नहीं है, कार्यकाल भाव नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे दोष वहां दिया। तो दोषात से उन सारे दोषों को लेना। अत्र यदि तथा न स्वीक्रियेत, यदि शब्द को अभिव्यंग्य नहीं मानना, ऐसा नहीं मानते, अभिव्यक्त नहीं होता उत्पन्न होता ऐसा नहीं मानते हैं, तो अत्र यदि तथा न स्वीक्रियेत तदा ककाराभिव्यक्तो सर्ववर्णाभिव्यक्ति प्रसंग है। यदि अभिव्यक्त होता तो ककार के अभिव्यक्त होने पर सवर्ण अभिव्यंजक होना चाहिए। क्यों? अभिव्यंजक है, अभिव्यंजक रहने पर सब दिखाई देते ना, दीपक के रखने पर सब दिखाई देते। इसी प्रकार अभिव्यंजक करने शब्द को अभिव्यक्त करते ही सारे शब्द की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। ये भी एक दोष इन्होंने अपने ओर से दिया। ननु समान देशानाम अपे सत्व नरत्व ब्राह्मणत्वानाम स्वरूप भेदः संस्थान योनि व्यंग्यानाम प्रतिनियत व्यंजक व्यंग्यत्वं दृष्टम एवं इति चेन्न। उसके ऊपर पूर्व पक्षी जो शब्द को नित्य मानता है, अभिव्यक्त मानता है, वो आक्षेप कर रहा नैयायिक के ऊपर। समान देशों में एक साथ अभिव्यक्त होना चाहिए ना, और शब्द अभिव्यक्त होता तो भिन्न भिन्न, उसमें तारतम्य भाव नहीं होता, इस पर आक्षेप किया था। तो अव्यक्त होने पर भी तारतम्य भाव देखा जाता है। उदाहरण दे रहा है, समान देशानाम अपि सत्व नरत्व ब्राह्मण एक व्यक्ति है, ब्राह्मण व्यक्ति है, तो ब्राह्मणत्व उसके अंदर है कि नहीं? वो मनुष्य है तो नरत्व है इसके नहीं, उसका सत्ता है तो सत्तात्व है कि नहीं? तो सब एक साथ गृहीत होते। आप पहले आदमी के रूप में देखा तो मनुष्यत्व नरत्व का बोध हुआ। अरे सामान्य मनुष्य नहीं तो ब्राह्मण है, विद्वान है, इस पर जाए तो ब्राह्मणत्व का बोध हुआ। फिर सत्ता भी, पहले तो सत्ता मन दूर से देख रहा है कि वहाँ कोई है, मनुष्य ये नहीं हुआ तो सत्ता का बोध हुआ। फिर थोड़ा बड़ा पास में गया तो ये तो मनुष्य का बोध हुआ, फिर और पास में गया तो ये तो ब्राह्मण का बोध हुआ। तो एक ही देश में एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही इंद्रिय के द्वारा अभिव्यक्त होने वाले सब भिन्न भिन्न देशों में काल में हो रहा नहीं हो रहा, तारतम्य हो रहा नहीं हो रहा, तो इससे सब अभिव्यक्त है, इसमें क्या दोष है? समान देशानाम अभी समान देश वाले सत्व नरत्व ब्राह्मणत्व आदि का भी जैसे समान देश वाले रूप आदि एक साथ उत्पन्न होते हैं, तारतम्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा था, यही में भी तारतम्य होता, समान एक सब समान देश वाले हैं, सत्ता नरत्व ब्राह्मणत्व एक ही में ना। तो समान देशानाम अपि सत्व नरत्व ब्राह्मणत्वानाम स्वरूप भेद, इनका स्वरूप भेद संस्थान योनि मान जन्म के द्वारा अभिव्यक्त हैं। सत्ता तो स्वरूपता है, और नरत्व संस्थान से जाति से मनुष्य से उत्पन्न हुआ मनुष्य जाति, और ब्राह्मणत्व योनि उसके जन्म से जाना जाता है। तो योनि व्यंग्यानाम योनि के द्वारा मतलब जन्म के द्वारा अभिव्यंग्य इनका प्रतिनियत व्यंजक व्यंग्यत्व, और इनका व्यंजक अलग अलग है, कोई नियत व्यंग्य नहीं है, अभिव्यंग्य नहीं है, अभिव्यंजक नहीं है। प्रतिनियत व्यंजक व्यंग्यत्व, इनका प्रतिनियत मतलब सबका व्यंजक एक ही है, एक ही से गीत हो रहा। तो प्रतिनियत व्यंजक व्यंग्यत्व दृष्टमेव इति चेत न, ये आपका आक्षेप ठीक नहीं है। तेषाम समान देशत्वाभावात्, क्यों इनका समान देश नहीं है? क्या सब एक जगह नहीं है? सत्ता नरत्व ब्राह्मण तो एक में है कि नहीं? वो एक में क्या आक्षेप किया? ये समाधान दे रहा है एक जगह है ही नहीं ये। क्यों? सत्ता केवल उसी में थोड़ी है, बहुतों में है। सत्ता का तो स्थान बहुत है। और नरत्व केवल मनुष्य में ही है, मनुष्यों में नहीं है, और पशुओं में नहीं है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण तो कुछों में है, कुछ में नहीं है। तो समान देश कहाँ है? कोई कम देश में है, कोई अधिक देश में है, कोई और ज़्यादा अधिक देश में है, तो समान देश कहाँ हुआ? एक जगह उनको दिखाई दे रहे हैं, परंतु सत्ता इतने में थोड़ी है वो। नहीं यावान तेषाम समान देशत्व अभावात्,
तो खंडन कर दिया उसको। नहीं यावान देशः सत्वस्य, सत्ता का देश जितना है ना तावान नरत्वस्य ब्राह्मणत्वस्य च, उतना देश नरत्व का नहीं है, ब्राह्मण इसी समान देश नहीं है ये, इसलिए तुमको ऐसा होता। तो इस प्रकार है अभिव्यक्ति पक्ष में दोष दे दिया, और अधिक दोष जाना हो तो न्याय दर्शन में आचार्य भाष्य में आया हुआ। अब आगे शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है वो बताएंगे।